हेलो डियर, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग स्वस्थ होंगे, सब लोग मस्त होंगे। मैं सुजीत स्वागत करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल बीसीसी डाइट कोचिंग सेंटर में। तो जैसा कि आपको पता है कि पीछे के वीडियोज़ में हम 10th क्लास के मैथ्स को शुरू कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हमने त्रिकोणमिति को शुरू किया है। चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री शुरू किया है। तो पीछे के वीडियोज़ को आपने अगर नहीं देखा हुआ है तो उस वीडियो को क्या करो, रिवाइज करो, उसके बाद आगे की चीज़ों के लिए कंटिन्यू करो। न सिर्फ इस चैप्टर के लिए बल्कि किसी भी चैप्टर में, किसी भी सब्जेक्ट में यदि आप शुरू से कंटिन्यू नहीं करते हो तो हो सकता है कि आपको चीज़ें समझ ना आए या फिर थोड़ा कम समझ में आए। तो किसी भी चैप्टर में क्या करना है, बीच में एंट्री मारने से पहले पीछे की चीज़ों को रिवाइज करके फिर उसके लिए आगे के लिए क्या करना है, कंटिन्यू करना है। ठीक है। तो पीछे के वीडियो में हमने क्या देखा है, वहाँ पे हमने त्रिकोणमिति के बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझाया है। हमने बताया है कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री मुख्य रूप से 3 शब्दों ट्राई, गुनिया तथा मेट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, जिसमें ट्राई का अर्थ होता है 3, गुनिया का अर्थ होता है कोण या भुजा, और मेट्रॉन का अर्थ होता है मापना या फिर मेजर करना। यानी कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ हुआ 3 कोणों का माप या फिर 3 भुजाओं का माप। यानी कि जाहिर सी बात है कि त्रिकोणमिति में कहीं ना कहीं हम 3 कोण या 3 भुजाओं से रिलेटेड कुछ ना कुछ हम अध्ययन करते हैं। तो आपको पता है कि 3 कोण या 3 भुजा किस में होता है, बोलो किस में होता है। त्रिकोणमिति में हम 3 कोण या 3 भुजा से रिलेटेड अध्ययन करते हैं। 3 कोण या 3 भुजा किस में होता है, जाहिर सी बात है त्रिभुज में ही होता है। यानी कि कहीं ना कहीं त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है। तो पीछे के वीडियोज़ में हमने त्रिभुज के बारे में भी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दिया है। हमने समझाया है वहाँ पे कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज कैसे बनाया जा सकता है, त्रिभुज को कितने तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों को हम समझ चुके हैं। तो त्रिभुज को तो कई तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं हम। त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, लेकिन बेसिकली त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज के भुजाओं और उनके कोण से रिलेटेड अध्ययन करते हैं। तो समकोण त्रिभुज के बारे में भी हमने आपको बताया है, कुछ चीज़ें बता दी हैं हमने आपको कि समकोण बनाने वाली भुजाएं जो होती है उनमें कोई एक लंब का काम करता है तो दूसरा आधार का काम करता है। और जो समकोण बनाने वाला कोण है उसके सामने वाली भुजा को ही क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, उसी को आप कर्ण बोलते हो। ठीक है। जबकि कोण के अनुसार लंब और आधार चेंज हो जाता है। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी और वहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिस भी हमने किया था एग्जाम्पल के साथ। तो चलो वहीं से चीज़ों को हम आगे के लिए आज कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले वीडियो में भी हमने पाइथागोरस प्रमेय को आपको समझाया था। एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं और यहीं से आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज में उनकी भुजाओं के बीच में संबंध बताने वाले फार्मूला को ही हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय होता है। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, रियल में समकोण त्रिभुज के भुजाओं के बीच में संबंध को बताता है। ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में सबसे पहले क्या होता है, जो 90 डिग्री बनता है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। तो समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है इसको आप क्या बोलते हो, 90 डिग्री सामने वाली भुजा को क्या बोलते हो, कर्ण बोलते हो। अंग्रेजी में इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अब समकोण बनाने वाली 2 भुजा हैं, एक तो ये है और दूसरा ये है। तो इनमें से कोई एक लंब का काम करेगा तो दूसरा कौन सा काम करेगा, आधार का काम करेगा। यानी कि कर्ण फिक्स होता है, 90 डिग्री सामने वाले को ही कर्ण बोलते हैं और इन दोनों में कोई एक लंब और कोई एक आधार का काम करेगा। अगर इस कोण के लिए बात करेंगे, कोण थीटा कोण के लिए बात करेंगे, तो थीटा के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं और एक ये बच गया था, ये आधार हो गया। अगर इस कोण के लिए अगर बात करोगे आप, तो इसके सामने ये जो भुजा आ रहा है इसके लिए ये लंब का काम करेगा और फिर ये आधार का काम करेगा। इस चीज़ को हम पीछे के वीडियो में भी समझ चुके हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे हैं। तो चलो एक बार फिर से पाइथागोरस प्रमेय को हम रिवाइज करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि यदि आप कर्ण का स्क्वायर कर दोगे, कर्ण किसको बोलते हैं बताओ, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। तो यदि आप कर्ण का स्क्वायर कर दोगे तो कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर, ये लंब का स्क्वायर और ये आधार, लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के ये सम के बराबर होता है। ठीक है। यानी कि अगर आपको कर्ण का स्क्वायर निकालना है तो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर करके और इसको सम कर दोगे, जोड़ दोगे, तो वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। तो इसमें क्या हो रहेगा, कितने वेरिएबल है यहाँ पे बताओ, कितने वेरिएबल है यहाँ पे, 3 वेरिएबल है। यहाँ पे 3 वेरिएबल है, एक कर्ण है, दूसरा ये लंब है और तीसरा क्या है, आधार है। यानी कि 3 वेरिएबल में कोई भी 2 वेरिएबल का मान दिया रहेगा और तीसरे का मान हम इस फार्मूला से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। सपोज आपको कर्ण का वैल्यू अगर पूछेगा, अगर कर्ण का वैल्यू पूछेगा तो यहाँ पे लंब दिया रहेगा और ये आधार दिया रहेगा। ठीक है। लेकिन अगर लंब का वैल्यू पूछेगा तो यहाँ पे आपको कर्ण दिया हुआ रहेगा और फिर यहाँ पे ये आधार दिया हुआ रहेगा। लेकिन अगर आपसे आधार का वैल्यू पूछेगा, आधार का वैल्यू अगर आपको फाइंड करना हो तो वहाँ पे लंब का वैल्यू दिया रहेगा और ये फिर कर्ण का वैल्यू दिया रहेगा। यानी कि इन तीनों में से किन्हीं 2 का वैल्यू दिया रहेगा और तीसरे का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो इस फार्मूला का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब देखो इसको याद करना कितना आसान है कि कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है और लंब और आधार क्या होता है, इनसे छोटा होता है।
तो सबसे पहले देखो तो तीनों में स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसके लिए तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि तीनों को क्या करना है, सबसे पहले तो स्क्वायर करना है। अब देखो ये कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है। तो बड़ा चीज़ कब आता है, कोई भी बड़ा चीज़ हमको फाइंड करना है, बड़ा चीज़ लाना है, तो बड़ा चीज़ कब आ सकता है, जब दो छोटे छोटे चीज़ों को आप जोड़ोगे तो ही बड़ा चीज़ मिल सकता है। यानी कि कर्ण निकालना है, यानी कि बड़ी भुजा निकालनी है, तो लंब और आधार को क्या करना है, स्क्वायर करके जोड़ना है, क्योंकि बड़ा चीज़ निकालना है तो बड़ा चीज़ कैसे आएगा, दो छोटे छोटे चीज़ों को जोड़ने से ही आएगा। तो इस प्रकार आप उससे रिलेट करके इसको आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। तो मेन फार्मूला यही है, लेकिन अब क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं यहीं से कई फार्मूला को रखने की कोशिश करते हैं, यहाँ से और दो फार्मूला हम निकाल सकते हैं। मान लो कि ये कर्ण बराबर फार्मूला दिया हुआ है, अगर हमें लंब बराबर निकालना हो, लंब बराबर निकालना हो तो बताओ क्या करोगे। अगर आपको लंब बराबर निकालना हो तो लंब को हम क्या कर देंगे, लंब के स्क्वायर को इधर ही छोड़ देते हैं, यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, और ये आधार का स्क्वायर है ना, इसको दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो पहले से इधर क्या है बताओ, पहले से इधर ये कर्ण का स्क्वायर है, तो कर्ण के स्क्वायर और ये आधार का स्क्वायर उधर भेजेंगे, इधर आधार का स्क्वायर प्लस में है, उधर आके आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। उधर आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। बोलो, तो ये एक अलग फार्मूला नहीं है, बल्कि इसी फार्मूला से ये फार्मूला निकला हुआ है, तो इसको अलग से याद नहीं रखना है हमें। अब आपको पता है कि लंब का स्क्वायर नहीं निकालना है हमें, तो लंब निकालना है ना, तो ये स्क्वायर उधर जाके क्या बना लेता है, ये स्क्वायर रूट बना लेता है। ये बेसिक चीज़ आपको पता होगी। अब देखो मान लो लंब तो निकाल लिए, अगर आपको आधार निकालना है, आधार निकालना है तो आधार के स्क्वायर क्या कर दोगे, इधर ही छोड़ दोगे। आधार का स्क्वायर निकालना है, आधार निकालना है तो आधार के स्क्वायर को इधर ही छोड़ दिए। अब इधर क्या बच रहा है, लंब बच रहा है, तो लंब को क्या कर दोगे, उधर भेज दोगे। तो उधर पहले से क्या है, उधर पहले से तो कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर है, ठीक है। और ये लंब का स्क्वायर उधर भेज देंगे, तो लंब तो इधर प्लस में है ना, लंब का स्क्वायर इधर प्लस में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये लंब का स्क्वायर ये माइनस में हो जाएगा। बोलो, तो अब लड़का लोग क्या करता है, इसको एक अलग फार्मूला समझता है, इसको एक अलग फार्मूला समझता है, और इसको एक अलग ही फार्मूला समझता है, बल्कि रियल में क्या है, यही एक फार्मूला है और इसी से ये दोनों निकला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो इन दोनों को भी निकालना आसान है, इन दोनों को ध्यान में रखना भी आसान है। कैसे, अगर हमें लंब निकालना है, मतलब छोटा वाला साइड निकालना है, लंब और आधार क्या होता है, दो छोटे छोटे साइड होते हैं, छोटी छोटी भुजाएं होती है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो लंब निकालना हो चाहे फिर आधार निकालना हो, यानी कि छोटी भुजा निकालना हो, कोई भी लंब या आधार में से किसी को निकालना हो, तो कर्ण में से घटा देना है। जैसे लंब निकालना है ना, तो कर्ण में से आधार को घटा देंगे, और आधार निकालना हो तो कर्ण में से लंब को घटा देंगे, स्क्वायर को घटाना है फाइनली, ठीक है। तो इस प्रकार इसको आप क्या कर सकते हो, ऐसे रिलेट करके इसको ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। तो चलो इस पर कुछ और एग्जाम्पल बना लेते हैं ना, तो आपको समझ आएगा कि ये फार्मूला कैसे यूज होगा। तो देखो इस समकोण त्रिभुज में यहाँ पे ये समकोण है, तो इसके सामने ये क्या है, ये तो हाइपोटेन्यूज है, और ये क्या है बेस, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है बेस है। यानी कि ये लंब और ये आधार दिया हुआ है, और यहाँ पे हमें कर्ण बताना है। तो कर्ण बताने का तो डायरेक्ट फार्मूला हमें याद है, कर्ण को क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। तो हम जानते हैं क्या, एच का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये पी का स्क्वायर और ये प्लस में ये बी का स्क्वायर होता है। पी बी और एच के फॉर्म में हम लिख रहे हैं, यानी कि हाइपोटेन्यूज कर्ण का स्क्वायर बराबर ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ये तो डायरेक्ट है। तो हमको एच का वैल्यू निकालना है, तो ये देखो पी और बी का वैल्यू दिया हुआ है। अगर एच का वैल्यू निकालना है तो पी और बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, पी और बी के जगह पे उसका वैल्यू पुट कर देते हैं। एच का वैल्यू निकालना है, एच तो नहीं पता है, तो एच स्क्वायर इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, और पी के जगह पे कितना है, 3 है, यानी कि लंब के जगह पे 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दिया ऐसे। और ये बी यानी कि आधार है, आधार के जगह पे 4 दिया हुआ है, तो ये 4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब बताओ एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 के 9 होता है, और ये 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौके 16 होता है, ठीक है। तो यहाँ से एच स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर बराबर 16 और 9 कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। बट हमें एच स्क्वायर थोड़े ना फाइंड करना है, हमें तो एच का वैल्यू फाइंड करना है। तो बताओ एच बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाके क्या बना लेता है, स्क्वायर रूट बना लेता है, ठीक है, स्क्वायर रूट बना लेता है, यानी कि रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी कि 25 का वर्गमूल हमें निकालना है, तो 25 का वर्गमूल आपको पता है कितना होता है, 5 होता है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्या दिया हुआ था यहाँ पे, ये लंब और आधार दिया हुआ था, तो हम क्या निकाल लिए, कर्ण निकाल लिए, ये फार्मूला से। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में एच का वैल्यू दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, और यहाँ पे पी दिया हुआ है, और ये क्या बी निकालना है, बेस का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे भी 2 ठो वैल्यू दिया हुआ है और तीसरा वैल्यू निकालना है। तो बेस निकालना है, तो डायरेक्ट आप बी का फार्मूला लिख दो, या फिर इसी फार्मूले में क्या कर देंगे, पी और एच की जगह पे उसका वैल्यू पुट कर देंगे और बी का वैल्यू निकाल लेंगे। चलो इसी फार्मूला में हम पुट करते हैं। हम क्या जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर होता है ये पी स्क्वायर और प्लस में ये बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हमें एच का वैल्यू तो पता है ना, तो एच की जगह पे क्या रख देते हैं, ये 13 का स्क्वायर लिख देते हैं ऐसे। 13 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू पी के जगह पे पता है 5 दिया हुआ है, तो ये 5 का स्क्वायर कर दिए, ठीक है। और बी का वैल्यू तो हमें फाइंड ही करना है, तो बी को बी ही रख देते हैं, यानी कि बी का स्क्वायर ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब देखो चूंकि हमें बी का वैल्यू निकालना है, तो बी को इधर ही छोड़ देते हैं, बी स्क्वायर को इधर ही छोड़ देते हैं, और फिर
ये 5 का स्क्वायर इधर में है, इसको इधर भेज देते हैं। तो इधर पहले से क्या था, एलएचएस में क्या है, 13 का स्क्वायर है, तो हम 13 का स्क्वायर लिख दिए ऐसे। और इधर 5 का स्क्वायर इधर प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये -5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो चूंकि बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो इसको बी स्क्वायर का ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, और 13 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। और ये 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर ये 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो इस प्रकार बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, बी स्क्वायर बराबर आ गया 169 में से 25 घटा दोगे अगर आप, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 144 बच जाएगा। लेकिन बी स्क्वायर का वैल्यू थोड़े ना हमें फाइंड करना है, हमें तो बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो बी का वैल्यू फाइंड करना है तो बी को इधर ही रख देंगे, और स्क्वायर इधर जाके क्या बना लेता है, फाइनली स्क्वायर रूट बना लेता है। तो स्क्वायर रूट हो जाएगा और इसमें कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। यानी कि फाइनली 144 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। और इस प्रकार बेस बराबर हमें पता चल गया, और यही क्या है, यही आंसर है। अब देखो ये मेन फार्मूला तो यही है ना, मेन फार्मूला तो यही है, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसी फार्मूला में हमें क्या करना है, दो वैल्यू जो दिया हुआ है ना उसको पुट करना है, तीसरे का वैल्यू निकाल लेना है। या फिर बेस का आप डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते थे, यानी पी और बी क्या होता है, छोटा छोटा साइड होता है। तो कोई छोटा साइड निकालना है तो हमें क्या करना है, ये बड़ा साइड में से दूसरे वाले को क्या करना है, घटा देना है। यानी कि अगर बी का वैल्यू निकालना है, यानी कि ये बी स्क्वायर का वैल्यू अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर में से घटाएंगे। एच स्क्वायर, एच बड़ा साइड होता है, तो एच स्क्वायर में से किसको घटा देंगे, बी का तो निकालना ही है, तो हम किसको घटा देंगे, ये पी स्क्वायर को घटा देंगे ऐसे। तो बताओ बी स्क्वायर निकालना था तो उसका फार्मूला लिख दिए ना, बोलो बी के फॉर्म में लिख दिए। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया, एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, और फिर माइनस हो जाएगा पी स्क्वायर, यानी पी का वैल्यू 5 है तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट हम कहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे पहुँच गए। ये डायरेक्ट फार्मूला लेके हम ये वाला स्टेप पे पहुँच गए। तो अगर आपको फार्मूला याद है, ध्यान में है कि किस में से किसको घटाना है, कि कौन सा निकालने के लिए किस में से किसको घटाना है, तो अच्छी बात है। अदरवाइज ये वाला मेन फार्मूला इसको ध्यान में रखना है और इसी में वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में भी हमें तीन साइड में से, तीन को भुजाओं में से दो को भुजा का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे एच का वैल्यू दिया हुआ है, ये तो क्या है, एच हो गया, और ये क्या है बताओ, ये तो बी हो गया, यानी बेस है ये, और ये परपेंडिकुलर हमें बताना है। यानी कि यहाँ भी दो वैल्यू दिया हुआ है और तीसरा वैल्यू हमें बताना है। तो पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा जो डायरेक्ट फार्मूला आता है उसको हम लिखते हैं। हम क्या जानते हैं, एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताओ, तो एच स्क्वायर बराबर बड़ा वाला साइड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दो छोटे साइड के स्क्वायर को जोड़ देते हैं। यानी कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर, और ये प्लस में ये बी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब एच स्क्वायर हमें क्या निकालना है बताओ, तो पी का वैल्यू निकालना है, तो पी को पी ही छोड़ देंगे, और एच और बी का जो वैल्यू दिया हुआ है उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो बताओ यहाँ एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो हम 10 का ऐसे स्क्वायर लिख देंगे। 10 का स्क्वायर बराबर पी तो निकालना ही है, तो पी को पी ही छोड़ देते हैं, यानी कि पी स्क्वायर छोड़ देते हैं, और ये प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6, तो 6 का स्क्वायर कर देते हैं। बोलो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर तो ये 100 हो जाएगा, और ये तो पी स्क्वायर ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, और फिर प्लस में ये 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 के ये 36 हो जाएगा। ठीक है, अब पी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है ना, तो पी स्क्वायर को इधर ही छोड़ते हैं, इधर ही छोड़ देते हैं, और ये 36 को दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो इधर पहले से कितना है, इधर तो पहले से ये 100 है, और ये 36 इधर प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये -36 हो जाएगा, -36 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पी स्क्वायर बराबर कितना मिल जाएगा बताओ, 100 में से 36 घटा दोगे तो 36 और 4 40 है, और 60 100 हो जाएगा, यानी कि 64 आ जाएगा, यहाँ पे 64 आ जाएगा। तो बताओ अगर पी का वैल्यू निकालना है, सिर्फ पी का वैल्यू निकालना है, तो स्क्वायर उधर जाके क्या बना लेगा, ये रूट बना लेगा ऐसे, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। और इस प्रकार पी का वैल्यू हमें क्या मिल गया, फाइनली आंसर प्राप्त हो गया। तो हम इस फार्मूला में क्या कर दिए, हमें पी का वैल्यू निकालना था और एच और बी का वैल्यू दिया हुआ था, तो एच और बी के जगह पे उसका वैल्यू पुट कर दिए और पी का वैल्यू निकाल दिए। अदरवाइज पी निकालना था तो पी का डायरेक्ट फार्मूला हम लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे, क्योंकि हमें पी का स्क्वायर निकालना है, यानी कि छोटा वाला साइड हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, बड़ा वाला साइड यानी एच में से घटाना है, यानी कि एच स्क्वायर में से घटाना है, क्या पी निकालना है तो बी को घटा देंगे। ठीक है, बताओ अगर पी निकालना है तो बी स्क्वायर को घटाएंगे, और बी निकालना है तो पी स्क्वायर को घटा देंगे। ठीक है, तो ऐसा अगर कर देते तो हम डायरेक्ट कहाँ पे पहुँच जाते, बोलो डायरेक्ट हम यहाँ पे पहुँच जाते, इस पॉइंट पे पहुँच जाते, यानी कि पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाता बताओ, ये एच का वैल्यू 10 दिया हुआ था, तो 10 का स्क्वायर ऐसे करते, और ये बी का वैल्यू ये 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर करते ऐसे, 6 का ये स्क्वायर कर देते। तो बताओ पी स्क्वायर बराबर कितना मिल जाता, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है, यहाँ पे ये 100 हो जाता, और फिर 6 का स्क्वायर कितना हो जाता, 6 का स्क्वायर यहाँ पे 36 हो जाता है ऐसे। तो इस प्रकार 100 में से 36 घटा देते कितना हो जाता, ये 64 हो जाता, यानी कि पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाता, 64 हो जाता। तो फिर स्क्वायर इधर आके रूट बनाता, तो पी बराबर कितना हो जाता, ये 8 हो जाता। तो इस प्रकार ऐसे निकाल लेते। तो त्रिकोणमिति में इन चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है आपको, कि दो साइड दिया रहेगा, तीसरा साइड हमें खुद ही फाइंड करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम एग्जाम्पल में समझ लिए।
तो आगे की चीज़ों को और देखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ हम आपको समझाना चाहते हैं क्या, कि हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम में कई बार किसी संख्या का स्क्वायर करना पड़ रहा है, ठीक है, हमें स्क्वायर करना पड़ रहा है। तो स्क्वायर कैसे करें, किसी संख्या का स्क्वायर जल्दी से फाइंड कैसे करें, उसके लिए कुछ बेसिक ट्रिक है जो कि हर जगह अप्लाई होगा। तो उसी चीज़ को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे देखो, अगर कोई 2 अंक की कोई संख्या है और इकाई का अंक 5 दिया हुआ है, जैसे देखो ये 15 जैसे लिखा हुआ है, 15 15 लिखा हुआ है, तो ये 2 अंक वाली संख्या है और इकाई की जगह पे कितना लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। तो इस ये मतलब 15 का स्क्वायर करना है। तो 15 का स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे हम? तो एक तो तरीका आपको पता है, 15 का स्क्वायर का मतलब हम क्या समझते हैं? 15 का स्क्वायर का मतलब हम क्या समझते हैं? 15 गुणे 15 समझते हैं, यानी कि 15 15 2 बार गुणा करना है, और 15 15 में गुणा करोगे ना तो कितना आ जाएगा, ये 225 आ जाएगा। जिसको कुछ भी नहीं पता वो तो ऐसे फाइंड करेगा ही करेगा, और यही तरीका भी है, ऐसे ही करते हैं हम। स्क्वायर करना है तो मतलब 2 बार गुणा कर देते हैं, क्यूब करना है मतलब उसी संख्या को 3 बार गुणा कर देते हैं। बट देखो, गुणा नहीं करना चाहते हैं हम, तो इसके लिए क्या तरीका है, क्या ट्रिक है, एक कि इकाई के स्थान पे 5 ही रहना चाहिए, ठीक है, इकाई के स्थान पे 5 रहना चाहिए। जैसे 15 का स्क्वायर हो गया, या फिर ये 25 का स्क्वायर हो गया, यानी कि इकाई की जगह पे यहाँ पे क्या है, 5 ही है। अब बताओ, जैसे ये 35 का स्क्वायर हो गया, 35 का स्क्वायर इकाई की जगह पे कितना है, ये 5 है। तो ऐसी संख्याओं का स्क्वायर कैसे फाइंड करें, कैसे फाइंड करें? तो सोचो, पहले 5 का स्क्वायर कर देना है। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और ये दहाई अंक जो है इसको 1 बढ़ा देना है, ठीक है, इसमें 1 बढ़ा के और उससे गुणा कर देना है। तो 1 का अगला संख्या क्या आता है, 2 आता है, तो 2 में 1 से गुणा कर देना है, तो 2 एकम कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका स्क्वायर 225 होगा। अब देखो, 5 का स्क्वायर कर दो पहले तो 5 का स्क्वायर कर दो, तो 5 आके कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 का अगला अंक क्या आता है, 3 आता है, तो 2 में 3 से गुणा कर दो, तो 2 3 कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो यानी कि 625 हो जाएगा। 35 का स्क्वायर करना है, तो 5 का आप स्क्वायर कर दो सबसे पहले, तो इकाई अंक का स्क्वायर कर दो, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 पहले लिख देंगे। अब देखो, ये दहाई वाला संख्या जो है ना, इसके अगला वाला संख्या से गुणा कर दो, यानी 3 का अगला संख्या क्या आता है, 4 आता है, तो 3 में 4 से गुणा कर दो, तो 4 ये क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा, यानी कि 1225। 35 का स्क्वायर 1225 हो जाएगा। मान लो कि 85 का स्क्वायर आपको करने का मन है, 85 का स्क्वायर करना है, इकाई अंक 5 रहना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना है, इकाई अंक 5 ही रहना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। और 8 का अगला संख्या, 8 के अगला संख्या से गुणा कर दो। 8 का अगला संख्या 9 है, तो 9 में 8 में गुणा कर दो, तो 9 8 कितना हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा, ठीक है। मान लो कि ये 65 का स्क्वायर करना चाहते हो आप, 65 का स्क्वायर करना चाहते हो, इकाई अंक कितना है, 5 है। अगर इकाई अंक 5 रहेगा तभी ये नियम अप्लाई होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सबसे पहले 5 का स्क्वायर बता दो। 5 का स्क्वायर तो ये 25 हो जाएगा, ठीक है, 25 पहले तो लिख लेना है। फिर उसके बाद 6 का अगला अंक कितना होता है, 7 होता है, तो 6 में 7 से गुणा कर दो, 7 छक्के कितना हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा, यानी कि 4225 हो जाएगा। और बताओ जल्दी से, जैसे 105 का स्क्वायर करना है, 105 का स्क्वायर करना है, इकाई अंक कितना है, इकाई अंक 5 है, तो इसको अलग कंसीडर करना है, और बाकी जो बच गया ना इसको अलग कंसीडर करना है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर सबसे पहले बता दो। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। 10 का अगला संख्या कितना होता है, 11, तो 11 में 10 से गुणा करो, 11 दहा में कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ये ऐसे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 11,025 हो जाएगा। मान लो 115 का स्क्वायर करना है, ठीक है, 115 का स्क्वायर करना है, 115 का स्क्वायर करना है, तो ये 5 को अलग कंसीडर करना है, और बाकी जो बच गया ना उसको अलग कंसीडर करना है। तो ये 5 का स्क्वायर पहले कर दो, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। अब बताओ, 11 जो बच गया ना, 11 का अगला अंक 12 आता है, तो 11 में 12 से गुणा करना है। आप बोलो, 11 में या 12 से गुणा करना है, 11 में 12 से गुणा करना है, और फिर उसके बाद लिख देना है। तो 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 11 दूनी 22, हासिल 2 बचेगा, 11 कम 11 और 2 कितना हो जाएगा, 13, यानी कि 132 आएगा। तो यहाँ पे 132 लिख दो, 132 लिख दो। बोलो, ऐसे कर दो कि आप अब देखो, सपोज इकाई अंक अगर 5 न रहे और कोई दूसरा संख्या रहे, तो उसके लिए कैसे स्क्वायर करेंगे, तो उसके लिए भी एक आसान तरीका है, उसको भी हम आपको समझा देते हैं। तो देखो, अगर कोई रैंडम संख्या रहे, इकाई अंक 5 न रहे, तो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे। सपोज मान लो कि ये 12 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, 12 का स्क्वायर करना है। ऐसे तो 12 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 144 होता है। ये छोटी मोटी संख्या तो याद ही रहना चाहिए, 30 तक स्क्वायर आपको याद रहना चाहिए, बट नहीं भी याद है फिर भी हम क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं। चलो देखते हैं हम। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसको ये समझना है, ट्रिक क्या है कि इसको ए समझना है, इकाइयों को ए समझना है, और ये दहाइयों को क्या समझना है, ये बी समझना है। ए और इसको बी समझना है, और यहाँ पे फार्मूला लगाना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाना है। लेकिन ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला कैसे लगाना है, इधर से शुरू करते चलना है, यानी कि पहले ये ए स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ पे बीच में रखना है ये 2ab, सीक्वेंस को ध्यान रखना है, इसी सीक्वेंस में रखना है, ए स्क्वायर प्लस में 2ab, और ये प्लस में ये बी स्क्वायर, इसी सीक्वेंस में क्या करना है, रखते हुए और इसको सोल्व करना है। देखो कैसे करेंगे, समझते हैं इसको। जैसे ये तो ए है, तो ए का स्क्वायर करना है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करना है, ए की जगह पे कितना है, 2 है, बी की जगह पे 1 है, तो ए का स्क्वायर करना है, मतलब 2 का स्क्वायर कर दो, 2 दूनी 4 हो जाएगा। देखो, एक ही अंक रहना चाहिए, अगर एक अंक से ज़्यादा आता है ना तो
दूसरा अंक क्या हो जाता है, हासिल हो जाता है और वो अगले में जुड़ता है। देखेंगे कैसे होता है। तो a का स्क्वायर कर देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब 2a भी करना है, 2a भी करना है, तो a और b कर देंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 करना है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आया, 4 आया। ये भी एक अंक वाली संख्या आना चाहिए, एक अंक वाली संख्या आया तो कोई दिक्कत नहीं है। एक अंक से ज़्यादा वाली संख्या आता ना तो उसको हासिल ले लेते और वो अगला वाला में जोड़ते। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, क्या लिखना है, b स्क्वायर लिखना है, यानी 1 का स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इधर से कुछ हासिल बचा होता ना तो जुड़ता, बट कुछ हासिल नहीं बचा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 144 होगा। और हमें पता है 12 का स्क्वायर 144 होता है। जैसे देखो, मान लो 17 का स्क्वायर करना है, 17 का स्क्वायर करना है, रैंडम नंबर है, 17 का स्क्वायर करना है। तो इसको क्या समझना है, इसको a समझना है, और इसको क्या समझना है, b समझना है। और फिर उसके बाद इधर से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर लगाते चलते हैं। यानी कि a स्क्वायर करना है, मतलब 7 का स्क्वायर कर दो, 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो 49 के 9 लिखेंगे, यहाँ पे एक ही अंक लिखना है, 49 के 9 लिखेंगे। और हासिल कितना बचा हुआ है, बताओ, हासिल 4 बचा हुआ है। अब 2ab करना है, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 आया। 2ab करने पे 14 आया, 14 में 4 जोड़ दो तो 14 4 कितना हो जाएगा, 18। तो 18 के 8 लिखना है, एक ही अंक लिखना है हमें, 18 के 8 लिख दिए। और हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब b स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर कर दो, 1 हो जाएगा, एक हासिल जोड़ दो तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 289 हो जाएगा। बोलो, यानी कि 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा। इस प्रकार किसी भी संख्या का आप स्क्वायर निकाल सकते हो, खास करके 2 डिजिट वाला। चलो और कुछ हम आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लो कि ये 22 का स्क्वायर करना है, 22 का स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले इसको क्या समझना है, इसको a समझना है, और इसको क्या समझना है, इसको b समझना है। तो चलो सबसे पहले हम a स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि 2 दूनी ये 4 आएगा, एक अंक वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2ab करते हैं तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब b स्क्वायर करना है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि 484 हो जाएगा। मान लो कोई रैंडम और संख्या ले लेते हैं, ये 37 ले लेते हैं, तो 37 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, अब 37 का स्क्वायर करना है। तो 37 का स्क्वायर करने के लिए हम क्या देखेंगे, इसको a समझते हैं और इसको ये b समझते हैं। पहले a का स्क्वायर कर लेते हैं, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा। 49 का 9 लिखेंगे, हासिल 4 बचा हुआ है, हासिल 4 बचा हुआ है, एक ही अंक लिखना है, ध्यान रखना है। अब 2ab, तो 17 के 21, 21 दूना 42, अब 42 में 4 जोड़ दो तो 42 और 4 46 हो जाएगा। 46 के 6 लिखेंगे और हासिल 4 बचेगा, एक ही अंक लिखना है, इस बात को ध्यान रखना है। हासिल कितना बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है, ठीक है। अब b स्क्वायर करना है, b स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर करो, 3 का 9, 9 में यहाँ 4 हासिल जोड़ दो, 9 और 4 कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। तो 1369 इसका स्क्वायर आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ चुके हो। चलो एक तो और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। मान लो कि कुछ भी रैंडम संख्या ले लेते हैं, क्या ले लें बताओ। और ये सबके लिए काम करेगा, सबके लिए। कोई इकाई अंक 5 देखे थे ना, उसमें भी काम करेगा। जैसे 55 का स्क्वायर करना है तो इकाई अंक 5 है तो वो तो आसान है, हम जानते हैं इकाई अंक 5 रहता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 5 का स्क्वायर कर देते हैं, ये 25 हो जाता है। और फिर दहाई अंक का अगला अंक से गुणा कर देते हैं। 5 का अगला अंक क्या होता है, 6, तो 5 में 6 से गुणा कर देते हैं, 6 5 कितना हो जाता है, ये 30 होता है। ये तो स्पेशल है, कब लगेगा ये वाला, जब इकाई अंक 5 रहेगा तभी लगेगा। और ये जो बता रहे हैं ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये किसी भी नंबर के लिए लगेगा, किसी भी नंबर के लिए, ठीक है। और खास करके 2 डिजिट के लिए आसान होता है इसको अप्लाई करना। तो चलो इससे हम निकाल के देखते हैं कि सच में 30 25 आता है कि नहीं। तो इसको हम क्या मानेंगे, बोलो, इसको हम क्या माने, इसको a मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। सबसे पहले a स्क्वायर करना है, मतलब 5 का स्क्वायर करना है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 का क्या लिखेंगे, बोलो, 25 का 5 लिख दिए, और हासिल कितना बचा है, 2 बचा है। 2ab करना है तो बचा 25 से, 25 दूना 50 हो जाएगा। 50 में 2 जोड़ दो, 52। तो 52 के क्या लिख देंगे, 52 के 2 लिख देंगे, और हासिल कितना बचेगा, ये 5 लिखे, 5 बचेगा। हम जानते हैं एक डिजिट लिखना होता है, बाकी हासिल बच जाता है। तो 5 हासिल बचा हुआ है। अब b स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर कर दो, बचा 25, 25 में ये 5 जोड़ दो, हासिल 25 और 5 कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। बोलो, आसान है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो, इसका निकाल सकते हो आसानी से। अब चलो आगे की चीज़ों को हम, तो अब तक हमने क्या देखा कि समकोण त्रिभुज में कोई 2 ठो भुजा दिया रहेगा, तो हम क्या कर लेते हैं, तीसरी भुजा निकाल लेते हैं। और तीसरी भुजा निकालने के लिए कहीं ना कहीं हमको क्या करना पड़ता है, उसमें स्क्वायर करना पड़ता है, स्क्वायर रूट करना पड़ता है। तो उसके लिए एक तो आसान तरीका हमने बता दिया स्क्वायर करने के लिए। बट सोचो कितना आसान होता यदि वो स्क्वायर भी ना करना पड़ता हमें, और हम मेंटली कैलकुलेट करके बता पाते कि कोई भी साइड जो 2 ठो दिया हुआ है तो तीसरा साइड कितना होगा, मेंटली बता पाते तो कितना आसान होता ना। बोलो, आसान होता कि नहीं होता। तो उसी के लिए हम क्या ध्यान रखते हैं, पाइथागोरियन त्रिक, इसी को अंग्रेजी में पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। तो ये उसी के लिए हमें मदद करता है। ये क्या होता है, समकोण त्रिभुज की 3 भुजा होती है, तो तीनों भुजाओं का ये बेसिक अनुपात होता है। हम इस अनुपात को याद रखते हैं। तो अनुपात में हमें क्या पता होता है कि किसी एगो संख्या को जितने गुना करते हैं ना, बाकी सारी संख्या उतनी ही गुनी हो जाती है। तो जैसे ये 3 4 5 दिया हुआ है ना, किसी एगो साइड को जितना गुना करेंगे ना, बाकी सब उतना ही साइड हो जाएगा। जैसे मान लो ये 3 दिया हुआ है ना, 3 को दुगुना करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो यदि ये 6 हुआ, ये दुगुना हुआ ना, तो बाकी सब ये भी दुगुना हो जाएगा। ये 4 का दुगुना 8 हो जाएगा, ये 5 का दुगुना ये 10 हो जाएगा, ऐसे। तो ये क्या करता है, हम इसके द्वारा मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को।
हम समकोण त्रिभुज में क्या जानते हैं कि समकोण बनाने वाली जो दो भुजाएं होती है उसमें एक लंब होता है तो दूसरा आधार का काम करता है। कोई एक लंब हो सकता है, कोई एक आधार हो सकता है, बट कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। 90 डिग्री के सामने जो होता है ना उसी को कर्ण बोलते हो आप। और कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है। तो देखो ये समकोण त्रिभुज की भुजा है, ये कुछ भी नहीं, ये भुजा है, ठीक है, 3 4 5। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5 है। 5 सबसे बड़ी संख्या है, तो 5 क्या है, कर्ण है। बोलो 5 क्या है, ये वाला कर्ण है, ये फिक्स है कि ये कर्ण है। ये 5 क्या है, कर्ण है। और इन दोनों में से कोई एक लंब होगा तो ये आधार होगा। अगर इसको लंब मानेंगे तो ये आधार हो जाएगा, और इसको लंब मानेंगे तो ये आधार हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 गो भुजाओं का अनुपात है, ये तीनों भुजाओं का अनुपात है। तो जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसको हम कर्ण समझेंगे, और इन दोनों में से किसी एक को लंब और किसी एक को क्या समझेंगे, आधार समझेंगे। तो इस प्रकार कुछ ट्रिपलेट हैं, इसको ध्यान में रखेंगे तो किसी भी साइड को हम मेंटली बता सकते हैं। कैसे बताएंगे उस चीज़ को भी हम एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे, तो और भी अच्छे से चीज़ों को आप समझ पाओगे। ठीक है, फिलहाल अभी देखो क्या है, 3 भुजाओं का अनुपात को ही क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट बोलते हैं। और एक भुजा को जितना गुना करते हैं बाकी सारी भुजाएं उतनी ही गुनी हो जाती है। और इन तीनों में जो सबसे बड़ा होगा उसी को क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। और बाकी दो में से एक लंब होगा, एक आधार होगा, इतना ध्यान रखो, ठीक है। तो पहला क्या होता है, 3 4 5 होता है, अगला 5 12 13 होता है। यानी कि अगर कर्ण 13 है और लंब अगर मान लो कि 5 है तो आधार कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और अगर लंब 12 है तो आधार कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस प्रकार 7 24 25 होता है, 8 15 17 होता है। और भी देखो, और भी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 9 40 41 होता है। यानी कि यहाँ 41 जो लिखा हुआ है ना, ये क्या काम करेगा बताओ, 41 क्या काम करेगा। 41 सब 9 40 41 में 41 सबसे बड़ा बड़ा भुजा है, तो ये क्या काम करेगा, ये तो कर्ण का काम करेगा। और इन दोनों में कोई एक लंब होगा तो कोई एक आधार होगा, ठीक है। वैसे 11 60 61 है। यानी कि अगर कर्ण का वैल्यू 61 दिया हुआ है और लंब का वैल्यू कोई बता दे कि 60 दिया हुआ है, तो हम क्या बोल देंगे कि आधार जो होगा ना वो कितना होगा, 11 होगा। या कोई ऐसा बता दे कि लंब 11 है और आधार 60 है, तो हम क्या बता देंगे, कर्ण 61 होगा, ठीक है। कैसे निकालते हैं इस चीज़ को समझेंगे, अभी थोड़ा याद रखते हैं। इसमें जितना याद हो सकता है उसको याद रखना है आपको। 11 60 61 होता है, 12 35 37, 13 84 85 होता है, और 15 15 112 113 होता है। इन चीज़ों को याद रखना है। शुरू के जो हमने आपको ये 5 जो शुरू में लिखा है ना, ये 4 वो यहाँ पे और ये एक यहाँ पे 5 है, ये 5 वो मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे तो नोट हो, जो ट्रिपलेट हमने आपको दिया है कम से कम इतना तो ध्यान ही रखना है। अब इसका यूज कैसे करते हैं, इन चीज़ों को भी हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट का इस्तेमाल समकोण त्रिभुज की भुजाओं को मेंटली कैलकुलेट करने में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमने आपको बताया था, कौन सा बताया था, 3 4 5 वाला। यानी कि 3 और ये 4 और ये 5, यदि भुजाओं का अनुपात 3 4 5 दिया हुआ है तो ये जो सबसे बड़ी भुजा है इसको हम क्या मानते हैं, हाइपोटेन्यूज मानते हैं, यानी कि कर्ण मानते हैं। और इसमें से जो एक ठो बचा है वो लंब हो जाएगा, तो ये वाला आधार हो जाएगा। और ये वाला आधार मानेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो देखो सपोज ये मान लो कि ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। ये तो 5 हो जाएगा। और इन दोनों में से किसी को एक 3 मानेंगे तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो सपोज इसको ये 3 मानते हैं तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ऐसे। यानी कि ये 3 4 5 क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे ना तो ये कर्ण का स्क्वायर जो होगा लंब प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। कैसे, देख लो, ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 3 के 9 हो जाता है, ठीक है। और 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4 के 16 हो जाता है, ठीक है। तो 16 और 9 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि लंब का स्क्वायर और ये आधार का स्क्वायर कर दिए तो ये कितना हो गया, 25 हो गया। तो इधर कर्ण का स्क्वायर करके देख लो, यानी 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 आ जाएगा। यानी कि आ गया कि नहीं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर आ गया कि नहीं। यानी कि 3 4 5 क्या है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ये ट्रिपलेट है, ठीक है। तो देखो इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, जैसे हम क्या जानते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो किसी एक साइड को जितना गुना करेंगे ना बाकी सारा साइड्स उतना ही गुना हो जाएगा। जैसे देखो ये 4 था, 4 को हम दोगुना कर देते हैं, 4 को बढ़ा के हम क्या कर दिए, 2 से गुना कर दिए। एक बात याद रखना है, ये गुणा करना है, ठीक है। 2 गुना 1.5 गुना 3 गुना 5 गुना ऐसे करना है, किसी संख्या से गुणा करना है, जोड़ने घटाने से नहीं होगा, गुणा करना है। यानी कि 4 का 2 गुना कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि सपोज ये साइड अगर 8 हुआ तो बाकी सारा साइड भी कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। यानी 5 का ये दुगुना हो जाएगा, ये भी 5 का क्या हो जाएगा, ये दुगुना हो जाएगा। यानी कि 5 दूनी कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 5 दूनी ये 10 हो जाएगा। और ये भी दुगुना हो जाएगा, यानी कि 3 का ये दुगुना हो जाएगा, बोलो दुगुना हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। इस प्रकार यदि किसी त्रिभुज के यदि हाइपोटेन्यूज 10 दिया हुआ है और ये बेस अगर 6 दिया हुआ है तो उसका परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि किसी भी साइड को आप जितना गुना कर दो, ठीक है, मान लो इसको 1.5 गुना कर देते हैं, आप 1.5 गुना कर देते हैं तो इसको 1.5 गुना अगर आप कर दोगे, 1.5 गुना कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 1.5 गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो अगर ये 1.5 गुना हो गया तो बाकी सारा साइड्स भी 1.5 गुना ही हो जाएगा। 5 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा, ये 7.5 हो जाएगा, यानी कि 7.5 हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। और इसका 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 3 का 1.5 गुना, तो 3 में 3 का आधा जोड़ देते हैं तो 4.5 हो जाएगा। यानी कि 4 पॉइंट क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। यानी कि हमें क्या पता चला कि किसी भी
समकोण त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात को ही ट्रिपलेट बोलते हैं। और यदि हमें ट्रिपलेट पता है तो हम देख लेंगे कि दो साइड उसका कितना गुना हो रहा है, तो तीसरा साइड उसका उतना ही गुना हो जाएगा। चलो अभी तक कोई समझ में आया चाहे नहीं आया कोई बात नहीं है, अभी हम क्या देखते हैं इस पर और एग्जाम्पल देखते हैं ना, तो चीज़ें और अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल की ओर हम मूव करते हैं। जैसे पे यहाँ पे देखो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में दो ठो भुजा दिया हुआ है, यहाँ h का वैल्यू दिया हुआ है और ये सपोज परपेंडिकुलर मानते हैं, मतलब ये लंब है तो लंब का दिया हुआ है और ये कर्ण का दिया हुआ है, तो ये आधार निकाल सकते हैं। वो पाइथागोरस प्रमेय लगा के भी हम निकाल सकते हैं, h स्क्वायर पावर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो तो कर ही सकते हैं और वो सब कोई करता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बट ट्रिपलेट हमें कैसे मदद करता है भुजा को फाइंड करने में, तो देखो ये सपोज ये किसका लग रहा है, 3 4 5 वाला लग रहा है क्या, देखो तो ये 5 का 3 टाइम्स है और ये 4 का 3 टाइम्स है। ये देखो ये 5 का कितना गुना हो गया, ये 5 का रियल में ये 5 का 3 गुना है, ये 5 का 3 गुना है, 5 का 3 गुना है और ये 4 का 3 गुना है, यानी कि 4 गुणे ये 3 है, 4 का 3 गुना है। तो देखो 3 4 5 वाला ट्रिपलेट यहाँ फॉलो हो रहा है, ये 4 का 3 गुना है, ये 5 का 3 गुना है, तो 3 4 5 वाला में अगर ये 3 होता, अगर ये 3 होता तो ये 4 हो जाता और ये 5 हो जाता। बट ये साइड तो 5 का 3 गुना है और ये 4 का 3 गुना है, तो ये वाला साइड भी ये 3 का 3 गुना हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा बताओ, 3 का 3 गुना कितना हो जाएगा, ये 9 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। चलो और कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये वाला बताओ, ये कैसे बनेगा, ये देखते हैं। 3 4 5 वाला तो नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है ना, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, तो ये वाला क्या है, ये वाला तो हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज अगर 3 4 5 का होता है तो ये 5 का मल्टीपल होना चाहिए और ये वाला 3 है 4 का मल्टीपल होना चाहिए, बट यहाँ तो ऐसा नहीं है, तो कोई और ट्रिपलेट लग सकता है, यानी कि 3 4 5 वाला नहीं लग रहा है तो 5 12 13 वाला लग सकता है क्या, हाँ 13 का ये मल्टीपल दिख रहा है, यानी ये 13 का ये दुगुना है, 13 का दुगुना है। ठीक है, 13 का दुगुना है और ये 5 का दुगुना लग रहा है, बोलो 5 दूनी 10 होता है, ये 5 का दुगुना है, बोलो ये 5 का दुगुना है, तो 5 12 13 वाला है, ये 5 है ये 13 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 12, तो 12 का ये दुगुना हो जाएगा, बोलो 12 का ये कितना हो जाएगा, ये दुगुना हो जाएगा, यानी कि 12 दूनी कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। इस प्रकार इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, यानी कि अगर 5 12 13 होता है, ये 5 होता है तो ये 12 होता है, तो ये साइड कितना हो जाता है, ये 13 होता है, बट रियल में ये 5 12 13 नहीं है, 5 12 13 का सब में 2 से गुना किया हुआ है, ये 13 का दुगुना है, ये 5 का दुगुना है, ये भी 12 का दुगुना हो जाएगा। ठीक है, हमने ट्रिपलेट आपको बताया था, वो दिखा देते हैं आपको कहाँ है, तो यहाँ देखो देखो पहला वाला कितना था, 3 4 5 वाला था और ये 5 12 13 वाला है। ठीक है, तो मैक्सिमम चांस है कि आपको ये ट्रिपलेट जो है ना ये डायरेक्ट मिल जाएगा, या फिर ऐसा होगा कि 1 या 2 से मल्टीप्लाई करके मिलेगा, बस मैक्सिमम चांस है कि हूबहू यही मिल जाएगा, किसी से मल्टीप्लाई किया हुआ नहीं रहेगा, या फिर बहुत से बहुत 1 से 1.5 से 2 से या 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ रहेगा। तो अगर ट्रिपलेट हमें याद है ना तो वो क्लिक कर जाएगा कि ये किस ट्रिपलेट को कितना गुना किया हुआ है, तो 2 ठो साइड अगर जितना गुना है तो तीसरे साइड को उसका उतना ही गुना कर देंगे। ठीक है, चलो और आगे देखते हैं। तो चलो ये बताओ तो ये कैसे है, तो ये तो सीधा दिख रहा है 9 40 41 होता ही है ट्रिपलेट, अगर ये 9 है तो ये कितना है, ये 40 है। ठीक है, ये 9 है, ये 9 है और ये 40 है, तो ये हाइपोटेन्यूज कितना होता है, ये 41 होता है। ये तो डायरेक्टली ट्रिपलेट ही हमें मिल गया, डायरेक्ट ही हमें मैक्सिमम चांस है कि डायरेक्ट ट्रिपलेट ही मिल जाएगा, और नहीं तो उसका दुगुना या 1.5 गुना या 3 गुना ऐसे किया हुआ मिलेगा, तो ये डायरेक्ट याद रख सकते हैं। अदरवाइज अगर ट्रिपलेट नहीं भी याद है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के h स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर उससे तो निकाल ही सकते हैं। चलो और कुछ देखते हैं, तो अब यहाँ पे बताना, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है, 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने ये तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये क्या है, ये तो h हो गया, और ये इसको p मानो या b मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये p है तो ये b हो जाएगा, ये b मानोगे तो ये p हो जाएगा। तो ये तो पाइथागोरस प्रमेय तो लगा ही सकते हैं, वो तो खैर अलग की बात है, बट ट्रिपलेट देखो कि ट्रिपलेट कौन सा यहाँ पे लग रहा है, तो ये डायरेक्ट ट्रिपलेट दिख रहा है, ये 12 35 37 वाला है, 12 35 37 थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, ट्रिपलेट जो था ये 12 35 37, देखो यहाँ पे है ये 12 35 37, अगर ये 37 हाइपोटेन्यूज अगर यहाँ पे 37 है, हाइपोटेन्यूज अगर 37 है तो ये परपेंडिकुलर अब बेस कितना हो जाएगा 12 और ये 35 होगा, 12 35 37, यानी कि 12 35 37 वाला यहाँ पे ट्रिपलेट यहाँ पे यूज हो रहा है, 12 35 37। देखो यानी कि हाइपोटेन्यूज कितना है 37 है, तो ये वाला 12 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, डायरेक्ट ऐसे निकाल लेंगे, अगर याद है तो डायरेक्ट बता सकते हैं। चलो आगे वाला क्वेश्चन अब बताना है, ये बताओ ये कौन सा है, यहाँ कौन सा ट्रिपलेट लग रहा है, तो 16 30 वाला ऐसा कोई ट्रिपलेट तो हम देखे नहीं है जिसमें 16 और 30 आता हो, तो ये जाहिर सी बात है कि किसी का मल्टीपल ये दिया हुआ है। तो देखो तो 3 4 5 वाला तो नहीं लग रहा है, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 4 का मल्टीपल नहीं है, 3 4 5 वाला नहीं है, 5 12 13, तो ये 5 12 13 5 का मल्टीपल नहीं है, ये 12 का मल्टीपल है ही नहीं,
तो 5 12 13 8 15 17 वाला है क्या? तो 8 का ये दुगना है और ये 8 15 17 15 का दुगना है तो 17 का यहाँ पे दुगना हो जाएगा। बताओ 8 का कितना है दुगना है ये, बोलो। ये जो है 8 15 17 वाला ट्रिपलेट यहाँ पे लग रहा है, ये 8 का दुगना है, ये 8 का दुगना है और ये कितना है 15 का दुगना है। ये जो है ना ये 15 का दुगना है, 15 गुणे 2, 15 का ये दुगना है। तो हम क्या जानते हैं ट्रिपलेट जो होता है ना वो 8 और ये 15 और ये 17 ट्रिपलेट हम जानते हैं कि यदि यदि हाइपोटेन्यूज ये 17 रहेगा तो परपेंडिकुलर और बेस 8 और 15 रहेगा। बट ये दोनों का ये दुगना किया हुआ है तो हम भी इसका क्या कर देंगे, ये दुगना कर देंगे, यानी कि हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, ये 17 दूना 34 आ जाएगा। इस प्रकार हम क्या कर लेंगे, डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। तो पीछे की चीज़ों को ध्यान में रखना है और आगे जो भी मैं बताता जाऊँ, जैसे बताता जाऊँ उसको फॉलो करते रहना है, ठीक है। और बहुत ही आसान है, ईजी है। अभी क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जितना मुश्किल लगता है रियल में उतना मुश्किल है नहीं, बल्कि उससे कई गुना आसान है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं और आगे की चीज़ों को कल देखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ओके। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और क्या कर सकते हैं अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं आगे, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।